इमेजिन करो एक बेकार बूढ़े आदमी से एक पावरफुल हीरो में बदलना जिससे हर कोई मिलना चाहता हो। क्या तुमने इमेजिन किया मेरे दोस्त? ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी शुरू होती है रियोमा से, एक बहुत ही दुखी एम्प्लॉय जो एक ऐसी कंपनी में काम करता था जो इंसान की रूह चूस ले। उसका मैनेजर उसे हमेशा काम से ला देता था, बाकी एम्प्लॉयज को इग्नोर करता था और सारी बेइज्जती और ह्यूमिलिएशन सिर्फ उसी पर निकालता था। फिर भी रियोमा चुप रहा, कभी खुद को डिफेंड नहीं किया और मरने तक इस बेइज्जती को सहता रहा। लेकिन उसके बाद इस नौजवान को पता चला कि उसे एक दूसरी दुनिया में भेज दिया गया है। वहां उसे 3 अजीब दिखने वाले मेजेस मिले जो अर्थ के नहीं लग रहे थे और उसे उनसे पता चला कि वो मर चुका है। वो क्यों मरा मेरे दोस्त? क्योंकि जब वो सो रहा था उसने 4 बहुत जोर की छींकें मारी जिससे उसके दिमाग की नसें फट गईं और वो मर गया। और ऑफ कोर्स जब रियोमा को पता चला कि वो एक छींक की वजह से मरा है वो पागल हो गया। उसने खुद से कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बचपन से ही बेइज्जती और मार सही है, मेरे बॉस ने भी कभी रहम नहीं किया। एक दिन उसने मेरे सिर पर बोतल भी मारी और मैंने वो भी सहा, सिर्फ एक छींक से मरने के लिए। कितनी शर्मनाक मौत है। लेकिन कोई बात नहीं, उसने बाद में खुद को शांत किया, ये याद करते हुए कारण अलग हो सकते हैं लेकिन मैथ एक ही है। उसके बाद उसे उन 3 मेजेस से पता चला कि वो उसे एक मैजिकल दुनिया में भेजेंगे, लेकिन वो वहां रियोमा नाम के 35 साल के एम्प्लॉय बनकर नहीं जाएगा। इसके बजाय वो एक 8 साल के बच्चे के रूप में रीइंकार्नेट होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पास बहुत बड़ी मैजिकल पावर होगी जिसे वो जैसे चाहे यूज कर सकता है। उसे ये भी पता चला कि अर्थ और उस नई दुनिया के बीच एक दरार थी और इस नई दुनिया का नाम सेल्फाल था। एक मेज ने उससे कहा, तुम जिस दुनिया से आए हो वहां बहुत सारी मैजिक है लेकिन इंसान उसे देख नहीं पाते। उस मैजिक का एक बड़ा हिस्सा तुम्हारे साथ सेल्फाल की दुनिया में जाएगा और तुम्हारे पास इनक्रेडिबल पावर होगी। फिर उन्होंने उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, ये कंफर्म करने के लिए कि वो एक बच्चे के रूप में रीइंकार्नेट होने के लिए तैयार है। और ट्रांसफर पूरा हो गया। रियोमा की बॉडी को दूसरी दुनिया में खींच लिया गया और उस मोमेंट पर मेजेस समझ गए कि वो पहुंच चुका है और अब जो चाहे कर सकता है। उन्होंने उससे कहा कि वो हमेशा उस पर नजर रखेंगे और अगर वो कभी उनसे कांटेक्ट करना चाहे तो उसे सिर्फ चर्च जाना होगा। बिना एक शब्द बोले भी वो समझ जाएंगे कि उसे क्या चाहिए। उसके बाद रियोमा ने सील फॉल में अपनी नई जिंदगी शुरू की। वहां उसने खुद को एक 8 साल के लड़के में बदला हुआ पाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने बताया था। उसके बगल में एक बुक थी जिसमें उसकी पावर्स के बारे में सब कुछ लिखा था, क्योंकि उसे अभी अपनी नई बॉडी, अपनी ताकत या किसी और चीज की आदत नहीं थी। फिर उसने अपनी फिजिकल एबिलिटीज को टेस्ट करना शुरू किया। वो पास के एक पेड़ के पास गया और उसे पैर से मारा। तुरंत पेड़ बीच से फट गया। वो इससे बहुत इंप्रेस हुआ। फिर उसने पास ही एक स्लाइम क्रीचर देखा और उसकी आंखों में सितारे चमक उठे, क्योंकि उसे ऐसे मॉन्स्टर्स बहुत पसंद थे। उसने स्लाइम को अपनी पावर्स दिखाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो उसे उस क्रीचर को कंट्रोल करने वाला स्पेल ढूंढने के लिए अपनी खुद की मैजिक को अनलॉक करना पड़ा। लेकिन बुक में इतने सारी स्पेल्स थे कि उसे समझ नहीं आया कि कहां से शुरू करे। उसने सारी बुक साइड में फेंकी और एक क्विक मेडिटेशन किया और फिर मैजिक आ गई और वो स्लाइम को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो गया। वो उसके साथ चलने लगा और उसने जन्ना फॉरेस्ट में रहने का फैसला किया। नेचुरली वो बहुत खुश था, क्योंकि अब वो आजादी से जी सकता था, बिना किसी परेशान करने वाले बॉस के। उसने ये भी फैसला किया कि वो जितने हो सके उतने स्लाइम्स को इकट्ठा करेगा ताकि वो उसके साथ रहें और उसकी सारी ऑर्डर्स माने। और सच में 3 साल बाद हम रियोमा को जैना फॉरेस्ट के अंदर एक गुफा में बने अपने घर में जागते हुए देखते हैं। वो 1000 स्लाइम्स के साथ रह रहा था। हर ग्रुप का एक स्पेसिफिक फॉर्म और फंक्शन था। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्लाइम्स ऐसे थे जो लार्वा खाते थे और बहुत स्ट्रॉन्ग धागा बनाते थे जिसे रियोमा हंटिंग के लिए यूज करता था। एक और टाइप एसिडिक स्लाइम था जो कुछ भी पिघला सकता था, हड्डियां, मेटल, रास्ते में आने वाली कोई भी चीज। जहरीला स्लाइम सिर्फ जहरीले हर्ब्स खाता था और एक बहुत ही डेंजरस जहर बनाता था। एक और टाइप रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को स्टेरिलाइज कर देता था, क्योंकि वो जर्म्स खाता था। और आखिरी टाइप कचरा खाना पसंद करता था और उसे खेती के लिए फर्टिलाइजर में बदल देता था। एक दिन रियोमा जंगल में शिकार के लिए निकला। उसे पता था कि उसका सामना मॉन्स्टर्स या ओगर्स से हो सकता है, लेकिन उसे उन्हें आसानी से हराने की आदत थी।
हालांकि इस बार शिकार करने के लिए कोई जानवर या लड़ने के लिए कोई मॉन्स्टर मिलने के बजाय उसे नाइट्स का एक ग्रुप मिला, जिनके साथ उनका एक घायल साथी ह्यूज था, जिसका घाव बहुत सीरियस लग रहा था। उनके साथ जो हीलर था, जिसका नाम कामिल था, वो मैजिक से उसका इलाज नहीं कर पा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो आदमी उनकी आंखों के सामने मरने वाला है। जब रियोमा ने देखा कि क्या हुआ है, वो उस घायल आदमी का इलाज करने के लिए उनके पास गया, लेकिन नाइट्स उससे डर गए और उसे रोकने के लिए अपनी तलवारें उठा लीं। लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल नहीं डरा। उसने बहुत शांति से उन्हें खुद का बनाया हुआ एक पोशन दिया और कहा, उसे थोड़ा सा ये मेडिसिन दो और मैं गारंटी देता हूं कि वो ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज कमजोर थी क्योंकि उसने 3 साल से किसी इंसान से बात नहीं की थी, लेकिन लड़के ने जल्दी ही सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया और उनसे कहा, ये मेडिसिन ट्राई करो, तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। हीलर ने उससे पोशन लिया, उसे टेस्ट किया और तुरंत समझ गया कि ये बहुत ही इफेक्टिव है और जरूर ह्यूज की मदद करेगा। सच में, जैसे ही ह्यूज ने उसे पिया, वो गहरी नींद में सो गया। उस पॉइंट पर नाइट्स ने अपनी तलवारें वापस रख लीं और अपने साथी को बचाने के लिए रियोमा को थैंक यू कहा। रियोमा ने फिर उन्हें अपने घर ले जाने का ऑफर दिया ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर सकें और नेचुरली नाइट्स मान गए। उन्होंने अपने सोते हुए दोस्त को उठाया और रियोमा के पीछे पीछे जंगल से होते हुए उसके घर की तरफ चले। वो बहुत पजल्ड थे, इतना छोटा बच्चा ऐसी जगह पर अकेला कैसे रह सकता है। उसके कपड़ों से वो बता सकते थे कि वो एक हंटर है, लेकिन सिचुएशन अभी भी बहुत मिस्टीरियस लग रही थी। फिर रियोमा अचानक रुक गया, ये सेंस करते हुए कि कोई क्रीचर पास आ रहा है। नाइट्स तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जो उनकी तरफ आ रहा था वो कोई मॉन्स्टर नहीं था, वो एक स्लाइम था। नाइट्स को नहीं पता था कि ये स्लाइम रियोमा का पेट है। उनका कंफ्यूजन देखकर रियोमा ने उनसे कहा, अपने वेपन्स नीचे करो, ये स्लाइम मेरा दोस्त है। उन्होंने उसकी बात सुनी, अपनी तलवारें वापस रखी और मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए सॉरी कहा। वो जंगल से होते हुए आगे बढ़ते रहे और रास्ते में रीन ने रियोमा से कहा कि जब वो छोटा था तो वो स्लाइम से भरे एक घर में रहता था। उसकी फैमिली पीढ़ियों से उन्हें टेम कर रही थी, लाल घोड़ों, स्टॉर्म एप्स और बाकी रेयर क्रीचर्स के साथ, जो सबके सब बहुत महंगे थे और उन्हें पाना बहुत मुश्किल था। तभी रियोमा को समझ आ गया कि रीन एक बहुत ही अमीर फैमिली से है। कुछ टाइम बाद वो पहाड़ पर पहुंचे और रियोमा ने उनसे कहा, मेरा घर यहाँ है। वो शॉक्ड रह गए और खुद से सोचने लगे, क्या ये लड़का पागल है? वो घर कहाँ है जिसकी ये बात कर रहा है? फिर रियोमा ने एक स्पेल कास्ट किया मैजिकल बैरियर को हटाने के लिए, जिससे पहाड़ के अंदर छिपा एक घर दिखाई दिया। नाइट्स फाइनली समझ गए। जब वो घर के अंदर गए, उन्होंने ह्यूज को रियोमा के बेड पर लिटाया और खुद देखा कि वो अकेला रहता है। वहां सिर्फ एक टेबल, एक कुर्सी और एक ही इंसान के लायक कुछ चीजें थीं। रियोमा ने जंगल में मिलने के बाद से जो कुछ भी किया था, उसे याद करके नाइट्स को शक होने लगा कि वो असल में एक बूढ़ा आदमी हो सकता है, जिसने मैजिक का यूज करके खुद को एक बच्चे का रूप दे दिया है। फिर रियोमा ने बोतलों से भरा एक बॉक्स निकाला, जिसमें वो मैजिकल मेडिसिन थी जो उसने उनके दोस्त के इलाज के लिए यूज की थी। उसने उन्हें बताया कि ये मेडिसिन उसने खुद बनाई है। उसने उन्हें बर्फ के साथ ठंडा पानी भी दिया, जिसने उन्हें हैरान कर दिया, क्योंकि उस दुनिया में बर्फ सिर्फ मैजिक के थ्रू ही बन सकती थी। उन्होंने उससे पूछा कि उसने ऐसा स्पेल कैसे कास्ट किया, और वो मुस्कुराया और बोला, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना भूल गया। मैं रियोमा हूँ, एक 11 साल का हंटर। आपसे मिलकर अच्छा लगा। एक नाइट ने जवाब दिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं रीन हूं, डची ऑफ जमील से एक नोबल। रियोमा ने रिस्पेक्ट से सिर झुकाया और कहा, आप जैसे नोबल का मेरे घर आना मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। रीन ने कहा, अरे नहीं, तुमने मेरे एक आदमी की जान बचाई है, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। बाकी लोगों ने भी खुद को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। एक ने कहा कि वो एक हीलर है, दूसरे ने कहा मैं एक स्काउट हूं और मेरा नाम जेफ है। आखिरी वाले ने कहा मैं एक नाइट हूं और मेरा नाम जिल है। पहले तुम पर तलवार तानने के लिए मुझे माफ कर दो। रियोमा ने कहा, ओह, उसकी फिक्र मत करो, ऐसा तो बड़ी बड़ी फैमिलीज में भी हो जाता है। फिर रेन ने बताया कि क्या हुआ था। जब हम जंगल में थे, हम पर डाकुओं ने अटैक किया, लेकिन हमने उन्हें हरा दिया। उसके बाद हमारा सामना एक बहुत बड़े काले भालू से हुआ और हमने उसे भी मार दिया, लेकिन मरने से पहले उसने ह्यूज को घायल कर दिया, जैसा कि तुमने देखा। जब घोड़ों ने भालू को देखा तो वो भाग गए। रेन ने फिर पूछा, तुम्हारी जैसा एक छोटा लड़का जिसे मैजिक स्पेल्स की इतनी नॉलेज है, वो गांव की बजाय इस जंगल में क्यों रहेगा? तुम यहाँ अकेली क्यों रह रहे हो? तुम्हारी फैमिली और रिलेटिव्स कहाँ हैं? रियोमा ने जवाब दिया, गांव के लोग मुझे एक अजीब बच्चा समझते हैं, इसलिए मुझे वहां रहना पसंद नहीं है।
बाय द वे, मैं अपने दादा दादी के साथ रहता था, लेकिन 3 साल पहले उनकी डेथ हो गई। तब से मैं यहाँ अकेला रह रहा हूँ। उस पॉइंट पर हीलर कमील ने एक मैजिकल क्रिस्टल बॉल निकाली और एक्सप्लेन किया कि जब कोई इसे टच करता है तो ये डिटेक्ट कर सकती है कि वो क्रिमिनल है या नहीं। अगर वो इंसान क्रिमिनल है तो बॉल लाल हो जाती है, अगर नहीं तो वो नीली हो जाती है। ये उस इंसान का नाम, उम्र और कॉम्बैट एबिलिटीज भी बता सकती है। कमील ने रियोमा को क्रिस्टल पर हाथ रखने के लिए कहा। रियोमा को लगा जैसे वो फंस गया है, लेकिन शक से बचने के लिए उसे बात माननी पड़ी। उसने बॉल पर हाथ रखा और वो नीली हो गई। हालांकि कमील कुछ देखकर बहुत हैरान लग रहा था। रियोमा ने उससे पूछा, तुमने क्या देखा? कमील ने जवाब दिया, ओ कुछ नहीं, बस ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई कॉम्बैट स्किल्स नहीं है। रियोमा ने कहा, फिक्र मत करो, ये कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाता हूं। फिर वो कमरे से चला गया। रीन ने कैमल से पूछा, तुमने क्रिस्टल में ऐसा क्या देखा जिससे तुम इतने शॉक हो गए? कैमल ने उसे दिखाया कि अंदर क्या लिखा था, कि रियोमा 11 साल का था और उसके पास फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत थी। रीन ने फिर अपने साथियों से कहा, हम उसे इस जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं रियोमा के बारे में अपने पिता एलिस को बताने के लिए कासिल वापस जा रहा हूं। थोड़ी देर बाद ह्यूज पूरी तरह से ठीक हो गया था। उसने रियोमा ने जो कुछ भी किया था उसके लिए उसे थैंक यू कहा, लेकिन जब उसे फिर से थकान महसूस होने लगी तो रियोमा ने उसे एक ऐसा पोशन दिया जिससे बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। ह्यूज ने उसे पीने से मना कर दिया तो कमील ने जबरदस्ती उसे उसके गले से नीचे उतार दिया। जैसे ही पोशन ने काम करना शुरू किया, ह्यूज बिल्कुल ठीक हो गया, पहले से भी बेहतर। उसने फिर रियोमा से कहा, तुमने ड्यूक की पर्सनल बॉडीगार्ड की जान बचाई है, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर तुम कभी जोआना आओ तो वहां मुझसे जरूर मिलना। उसके बाद उन सब ने गुड बाय कहा और चले गए।